हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सेकेंड। इसका जो कोड है R439 यानी 439। ठीक है, ये जो था पहले सेमेस्टर थर्ड के लिए था, लेकिन अब जो है ये सेमेस्टर सेकेंड के लिए कर दिया गया है, जिसका नाम है मैथड एंड टेक्निक्स इन अ सोशल रिसर्च। ठीक है, इसमें जो हम करेंगे आज वो करेंगे माप, अर्थ और जो है समतल, यानी यूनिट थर्ड के फर्स्ट 10 चैप्टर हम करें, 10वां चैप्टर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली है, जिसको आपको समझना है, जानना है। ग्राफिकल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको समझना भी पड़ेगा। लेकिन ग्राफ करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए तिरपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर तिरपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। माप, अर्थ और समतल, मेजरमेंट, मीनिंग और लेवल्स। कहते हैं कि साधारण वितरण प्रणाली क्या होती है। साधारण वितरण प्रणाली के बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानने से पहले तो हम एक बात जानते हैं कि साधारण वितरण प्रणाली सिद्धांतिक आवृत्ति वितरण है, यानी थ्योरेटिकली फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और अलग चीज़ होती है। जब हम पिछली अधीन कोई चित्र तैयार करते हैं तो वो जो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की संख्या अनुसार उतनी ही बढ़ाई जो बढ़िया बन जाती है। और ये सकल 15 वाहियों की भी हो सकती है और 30 की भी हो सकती है और 50 की भी हो सकती है। इस संबंध में कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आप कोई बार ग्राफ या कोई भी ग्राफिंग आप बनाते हो तो इसमें कहते हैं कोई सीमा नहीं होती है। वो जो वाहिल्स बनाते हो आप, वो 15 का भी हो सकता है, 13 का भी और 50 का भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है या वो डाटा पर डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा किस प्रकार का उपलब्ध है। इस संबंध में कोई भी सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है, क्योंकि बहुत से राइटरों ने, बहुत से जो है थिंकरों ने ये बात जब बताई थी कि उसमें से प्रोफेसर हेल्सनाल्स का विचार साधारण वक्र और वितरण संबंधी था। उन्होंने कहा था, एडवांस व्यू ऑन द नॉर्मल कर्व्स ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इन देयर binomials यानी 1/2 plus 1/2 their value of the n is the infinity. We should have a very large number of points on the graph and the perfectly smooth symmetrically curves would be obtained. And even of p and q where is not equal
but if their value of the exponent was very large, we would be still get a curve almost perfectly smooth and symmetrically, such as smooth and symmetric curves are called to normal probability। ठीक है, इसमें जो स्मूथ होती है सिमेट्रिकली और कर्व जो होती है उसे हम नॉर्मली कहते हैं, नॉर्मली प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। यानी कर्व आर नॉर्मल कर्व्स आर एरर, यानी भाव यदि डिपल यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो उसमें n का मूल्य अनंत हो तो उसमें हम ग्राफ पर जो भरो गिनती में बिंदु मिल जाएंगे और वह बहुत बढ़िया सिमेट्री वाला शकल प्राप्त कर लेगा। और कहते हैं यदि p और q को बराबर न भी हो तो भी हमें ऐसा वक्र प्राप्त होगा जो बहुत बढ़िया सिमेट्री बनाती है। ऐसी विधि सीधी ही सिमेट्री वाले वक्र के ही संभव वक्र की गलती का साधारण वक्र कहलाता है। यानी कह सकते हो कि साधारण वक्र में क्या कुछ शामिल होता है और साधारण वक्र में क्षेत्र संबंध क्या होती है। जैसे आपकी चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है साफ शब्दों में ये वक्र बनाई गई है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ की जो होती है ये होती है, आपने देखा होगा कि एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी होती है जिसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस होती है। तो इसमें जो है यही इसी रूप से में हम बनाते हैं और हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ ग्राफिक जो है ये बहुत अच्छा एनालाइजिंग करता है। कहते हैं कोई चीज़ वस्तु जो है यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस किया और एक मैक्सिमम सीमा पे जाके क्या हुआ, ये डाउन होती चली गई और फिर जहाँ शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो गई। तो ये जो कर्व्स लाइंस होते हैं सिमेट्रिक बनती है, ये बहुत विशिष्ट होती है, चाहे कोई भी क्लास की हो, कोई भी चीज़ हो। कहते हैं एनालाइज करना आपको आना चाहिए। कोई भी एनालाइज डाटा जो होती है, एनालाइज करना ही कोई भी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध होती है। कहते हैं इसी की व्याख्या अलग अलग लेखकों ने अलग अलग ढंग से की है। देखिए दोस्तों, ये बात तो साफ है और जाहिर है कि सब ने जो कितने भी थिंकर्स होते हैं, कितने भी व्यक्ति होते हैं, फिलोसफर होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी उनमें सोच विचार होती है। कहते हैं छेद संबंध का साधारण वक्र में विशेष स्थान होती है। यदि प्रोफेसर हेल्महोल्ट्ज़ के दर्शन अनुसार बात जो है समझानी हो तो यह कहा जा सकता है कि सिंस देयर ऑर्डिनेटी एट द गिव सिग्मा डिस्टेंस फ्रॉम टू द मीन has a way to the same their curves enclosed between the means ordinate and their ordinate at a content of sigma distance from two means would be a way be to same propositions and their total area of the curves. Thus there the area of enclosed between two mean are ordinary and their ordinate at a distance of 1 standard to deviations from to the means to a way 34.134% of the total area of कर्व। यानी इसको अगर हम हिंदी में भाव जाने तो इसका मतलब यही होता है, क्योंकि मीन से दिए सिग्मा फासलों पर जो है डिविडेंट का जो मीन एडिनेंट से वही संबंध होती है, इसलिए इस से यह परिणाम निकलता है कि वक्र का क्षेत्र जो मीन के विशेष सिग्मा फासलों पर सीन जो एडिनेट और एडिनोट मध्य घिरा होता है, वक्र के कुल क्षेत्र नेत्र का वही अनुपात। यानी यहाँ पर नेत्र लिख रखा है लेकिन नेत्र नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्र होगा। ठीक है, ये वक्र के कुल क्षेत्र का वही अनुपात होगा। यानी यहाँ पर जो यहाँ नेत्र दे रखा है, नेत्र नहीं होगा, यहाँ पर क्षेत्र होगा, यहाँ पर मिस्टेकनेस है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें चलती रहती है। उसके बाद है अन्य लक्षण होते हैं, इसके बहुत से और भी ऑर्डिनरी जो है इनके बिहेवियर्स होते हैं। उसमें यही है कि साधारण वक्र के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। इसमें बहुत से राइटरों ने अपने विचार दिया है। इसमें जो है प्रोफेसर एल्महोल्ट्ज़ के अनुसार जो है इन्फ्लोरेक्शन के बिंदु और रिटर्न में एक अनुपातिक विचलन होती है। यानी कह सकते हो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस, द पॉइंट वेयर टू द क्रिवेचर चेंज इन द डायरेक्शंस आर ईच स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम टू द ऑर्डिनेटी। देखो दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि ये बहुत ही टफ बातें हैं, बहुत टफ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से समझोगे ना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही समझ वाली चीज़ है। उसके बाद कहा गया है मीन जो है ऑर्डिनेट सबसे ऊंची ऑर्डिनेट होती है। जो मीन बनती है ना, मीन जो होती है सबसे बड़ी ऑर्डिनेट होती है, इतना याद रखना। ठीक है, पहले और तीसरे चतुर्थ संबंध भी एक विशेषता मिलती है, ये दोनों ही मीडियम से में एक जैसे फासले पर होते हैं। जो मीन के आप देखोगे गैप देखोगे वो सेम ही होती है किसी भी ग्राफिकल टेबल में। तो पहले और तीसरे चतुर्थ संबंध में एक विशेष विषमता दोनों वीडियो में एक जैसी फासले होती है। और इसकी बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें आर अंतर चतुर्थ विस्तार यानी सेमी कोऑर्डिनेटर रीजन्स उस संबद्ध गलती के सामान्य होता है जो अनुपातिक विचलन का जो है 16,475 बनाता है। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े दिए हुए हैं जिसके हम विश्लेषण भी करना होता है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष
इसका एक विशेष लक्षण यह होता है कि इस वक्र का आधार रेखा यानी बेस लाइन की तरफ बढ़ता है, पर देखो ये उस तक पहुंच नहीं सकता, यानी बढ़ता तो है लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ वहां तक पहुंचना इसके लिए संभव नहीं होता है। साधारण वक्र का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला नॉर्मली कर्व इज वाई इज एंड इतना जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसका देखिए ये सब फॉर्मूला जो गिवन है उसका अपना डिफरेंट मीनिंग होती है। इसमें पूरी तरह समझने के लिए विस्तार से आप जान सकते हो। जो यहाँ वाई होती है, वाई का यहाँ जो दिया है मीन से एक्स फासले से ऑर्डिनेटर के मापी गई ऊंचाई होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ओके। और जो ये दिया होता है जब मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डिनेटर की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई में मापा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। और इसमें जो ई होती है, ई एक कांस्टेंट जिसका मूल्य जो होता है 2.7। देखिए अगर ई दिया हुआ है आपके पास, अगर ई गिवन है तो ई का वैल्यू जो होगा कांस्टेंट वैल्यू ये रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ई गिवन है तो इसका कांस्टेंट वैल्यू रहती है। उसके बाद क्यू जो होता है, क्यों अनुमानित विचलन होती है, अनुमानित या जो अनुमान लगाई जाती है। उसके बाद एक्स जो होता है निर्भर दर चर का दिया हुआ जिसके मीन से विचलन के रूप में प्रकट होता है, यानी प्रकट किया जाता है, यानी चर का दिया हुआ मूल्य होता है। जो चर में गिवन होती है मूल्य उस पर डिपेंडेबल होती है। उसके पश्चात हमारा साधारण वक्र के आरंभिक मान्यताएं क्या होती है। बेस अकोमोडेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व। कहते हैं साधारण वितरण और साधारण वक्र केवल चांस पर आधारित घटनाओं से निपटते हैं। इसके आरंभिक धारणा और यह समानता वक्र इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें प्रोफेसर हंस ने एक अन्य वक्र का जिक्र किया है। वो लिखते हैं रिलेशंस बिलो देयर मीन्स आर इक्वल इन अ नंबर एंड मैग्नीट्यूड्स टू बी अ डायरेक्शंस अबाउट देयर मीन्स, यानी भाव मीन के नीचे की विचलन संख्या और आकार में जो है पता से उन विचलनों के बराबर होते हैं जो मीन के ऊपर मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया था कि ऐसे भी हो सकता है कि हर घटना स्वयं में एक जैसा महत्व रखती हो, ठीक है, क्योंकि बहुत से आप देखोगे, चाहे बार ग्राफ आप देख लो, चाहे आप हिस्टोग्राम देख लो, ठीक है, बार ग्राफ हिस्टोग्राम सब एक ही है, ठीक है। इसमें बहुत से होते हैं ग्राफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें घटनाएं संबंधी मिलते हैं, अलग अलग कारण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। किसी भी घटना को लिया जाए उसके पीछे कई कारण होते हैं। देखिए बहुत से आपने देखा हुआ घटनाएं जो बनाई जाती है, कवर लाइन ये सब बनाई जाती है, तो उसके पीछे जो होती है एक उद्देश्य होता है। किसी भी डाटा को एनालाइज को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ही माना जाता है। इसलिए ये सब मीन जो होते हैं, कर्व्स जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। उसके पश्चात है समाज विज्ञान के क्षेत्र में साधारण वितरण का क्या स्थान हो सकती है। द प्लेसिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल साइंस में क्या हो सकता है। कहते हैं समाज विज्ञान क्षेत्र में साधारण वितरण का स्थान कोई अहम नहीं है, यानी कोई अहम नहीं है। इसके एक कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि किसी भी समाज के विषय संबंधी यदि हम कारणों का अध्ययन करें तो उसके प्रति यह नहीं कहा जा सकता है कि वह एक दूसरे से पूरी तरह से आज़ाद है, क्योंकि ये समाज आपको पता है कि बंधनों का है। आपने पढ़ा होगा कि जो आपको समाज है वो संबंधों का जाल है, यानी वेव ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेव रिलेशन ऑफ वेव। देखिए संबंधों का जाल है, यानी कह सकते हो कि इसमें डाटा का एनालाइज करना सबसे मुश्किल पाया जाता है। कहते हैं सामाजिक स्थिति और पदार्था और भौतिक जो चीज़ मध्य भारी अंतर होते हैं, और इसकी एक बढ़िया उदाहरण प्रोफेसर हैंस ने दी हुई है, जो यह कहते हैं कि यदि किसी सिक्के के हवा में उछाला जाए तो यह कहना मुश्किल होता है कि जब सिक्का नीचे गिरेगा तो सीधे साइड होगा या उल्टी साइड होगा। चांस दोनों के 50-50 होते हैं, परंतु यह बात समाज स्थिति के संबंध में नहीं कहा जा सकती है। ये गुलछेदार चीज़ होती है जिसके कारण एक दूसरे से घुले मिले होते हैं और एक पूरी तरह से आज़ाद नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप समाज में रह रहे हो तो आप कह सकते हो कि समाज में आप आज़ाद नहीं हो। आप कोई ना कोई बंधन, कोई ना कोई रूल रेगुलेशन से हमेशा के लिए बंधे रहते हो। अगर जो व्यक्ति इस रूल रेगुलेशन को खंडित करता है उसको समाज जो है कभी बढ़ोतरी नहीं देती और समाज जो है उसको अलग कर देती है। उसके पश्चात एक अन्य मुश्किल यानी अनदर डिफिकल्टी, एक अन्य समस्या की तरफ प्रोफेसर D.N. हंसराज ने ध्यान दिलाया था। द डाटा आर नॉट ओनली very complex variable and scale to be a mark extent, but the complexity is the variability and the scaleness and uniform and the permanent. They are subject to the trends, cycles and similar to other complex change under such a circumstance in the become a difficult to do dependable researches and arrive at the solid conclusion। यानी इसका भाव यही कह सकते हो कि डाटा काफ़ी हद तक न केवल बहुत झुलेदार, परिवर्तनशील और क्षमता भरपूर होती है, बल्कि झुलापन और परिवर्तनशीलता और विपक्ष
जो है विक्षमता उसमें एक सार और स्थायी नहीं होते हैं। उनमें कई प्रकार के चक्र और कई अन्य प्रकार के गुंझलदार परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसे हालत में निर्भर होने योग्यता खोज करनी और ठोस परिणाम पर पहुंचना मुश्किल पड़ जाता है। तो सोशल साइंस में तो इस बात की तो हर जगह जिक्र हो सकती है कि इस डाटा को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल ही पड़ती है, इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। क्या साधारण वितरण का अध्ययन फजूल है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। इन द स्टडी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द अनलेस थिंग्स। यह एक प्रश्न पैदा होती है कि साधारण वितरण के अध्ययन का समाज विज्ञान और सामाजिक विषयों के खोजकारों को क्या लाभ हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देना ठीक है, क्योंकि इससे कई प्रकार के ऐसे संकेत जो भी मिलती जाती है जिसके आधार पर बनाकर समाज जो है विज्ञान के क्षेत्र में खोज करते समय हम आगे चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, कुछ ना कुछ फायदा होता है। बेसिकली आज जो है ग्राफिकल का इतना सोशल साइंस में इतना यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन आने वाला समय में क्या पता इसकी बहुत ही उपयोगिता सिद्ध हो। तो इसलिए कह सकते हैं कोई फजूल नहीं होती है, ठीक है। हमने हर चीज़ की महत्वता को समझना है और हर एक बातों को जो है एनालाइज करना है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आवृत्ति वितरण ग्राफ। देखिए आवृत्ति वितरण ग्राफ यानी ये जो भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आवृत्ति वितरण ग्राफ यानी ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहते डाटा को दिखाने के लिए ग्राफ का प्रयोग साधारणतः किया जाता है, जो एस हॉर्न्स अनुसार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of all types of representing by means of graphical perceived from to the same regions and which is a graph are prepared from to other types of data. Such a graph are called to frequency graph. भाव इसका यही होता है कि हर प्रकार की प्रवृत्ति विभाजन को ग्राफ द्वारा उन कणों कारण ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिस कारण ग्राफ अन्य किस्मों के डाटा के लिए तैयार किए जाते हैं। ऐसे ग्राफों को प्रवृत्ति ग्राफ कहा जाता है और इस प्रकार ग्राफ के निर्माण समय चरों के मूल्य यानी एक्स पर दिखाए जाते हैं और संबंधित प्रवृत्तियों को वाई दरों पर प्रकट की जाती है। प्रवृत्ति वितरण के प्रकट के लिए कई प्रकार के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। इसमें है जो है आपका है बार प्रवृत्ति वक्र यानी बार फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, डिस्ट्रिक्शनस कर्व यानी अन्य नियंत्रण वक्र, लगातार वक्र कंटिन्यूटी कर्व, एंड बार आवृत्ति वक्र की एक उदाहरण यानी एन एग्जाम्पल ऑफ द बार फ्रीक्वेंसी कर्व। यह कमरों के आधार पर रेखा और जो है बेस लाइन दिखाया जा सकता है और मकान खरीद दिखाया भी जा सकता है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो। अगर आप समझना चाहोगे तो कुछ हद तक आप देख सकते हो कि ये जो मकानों की संख्या है, कमरों की संख्या है, ये जो नंबर होगा आपको जो है ऐसे लाइन में जाएगा, ठीक है, ऐसे लाइन में ये जाएगा। मैं जैसे कि आपको यहाँ पर बना के दिखा भी रहा हूँ कि ये लाइन जो होगा सीधा होगा और ये देखिए ऐसे होता है। हमेशा ग्राफ खींचते हो आप कुछ इस तरह से होती है। इसमें आपने देखा होगा कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। हमें इस पार्ट को नहीं लेना है, हमें सिर्फ इतना ही लेना होता है ग्राफिंग में। ग्राफिंग का तो पेज आपको पता ही होगा कैसे पेज होती है, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपको सिर्फ, क्योंकि मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया है, तो हमारा जो होगा ऐसे हमें लकीर खींचना है ग्राफ पेज पे, ठीक है। इसमें जो होगा जो कमरों की संख्या है, जो कमरे की संख्या आपको दिख रहा है वो जो होगा कमरों की संख्या नीचे आएगा 1 2 3 4 5 यानी यहाँ 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 और ये ऐसे ही आपको 9 तक है। कितने तक है दोस्तों? 9 तक है, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको अगर बार ग्राफ बनाना है, अगर बार फ्रीक्वेंसी कहा है तो इसमें आंकड़े देखने पड़ेंगे। आंकड़े जो है देखिए सबसे छोटी नंबर्स कितने हैं 25, तो यहाँ पर आपको 0 लेना पड़ेगा और यहाँ 25 फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब देखिए गैप आपके एक जैसे ही होना चाहिए। अगर आप 25 लिए हो तो उसके बाद 50 ले लो, फिर ले लो कितना 75 ले लो, फिर तुम कितने ले लो 100 ले लो, फिर 125 ले लो। तो ऐसे आपने 25 के डिफरेंस यहाँ पर लेने हैं ग्राफ में। ग्राफ पेज होगा तो बेटर है, नहीं है फिर भी आप अपना जो है वो स्केल से और पेंसिल से इसको बना सकते हो। तो आप इसे बना सकते हो, ठीक है। ग्राफ में जो होगा मैं ड्रॉ करूंगा दोस्तों, लेकिन आपको ये वीडियो का लास्ट देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको इसको सारे चीज़ जो ग्राफिकल पेज पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर तो मैं रफली समझा रहा हूँ, लेकिन जब वीडियो लास्ट होगी ना तो देखना उसमें मैं आपको ग्राफिक पेज लेके उसको अंडरस्टैंड कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से करवाऊंगा। इसको सारे क्वेश्चन को जो है सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। इसमें आपको पता ही है कि ऐसे एनालिसिस करने होंगे। अब 170 है तो इसको और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जाएगा जहाँ तक जाएगा आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन
ऐसे बना देना, ये बार ग्राफ में आएगा, ठीक है। फिर उसमें एक जो होता है एक स्पेस खाली करना पड़ता है, तो आगे ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। जब मैं बार ग्राफ में कराऊंगा, जब आपको एक जो पेज पे कराऊंगा, इसके ग्राफिंग पेज पे कराऊंगा, तब आपको और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जो है आप लास्ट तक बने रहो मेरे साथ, कहीं बीच में छोड़ के चले गए तो आप अधूरा रह जाओगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब इसी को एनालाइज करके बनाओगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ जो है आपको समक्ष होगा। इसे हम बार फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। बार फ्रीक्वेंसी कर्व होने के लिए आपको पता है एक खाने जो होते हैं हमेशा छूटे होने चाहिए, तभी बार बनेगा, ठीक है। एक कई प्रकार के होते हैं, मैंने बता भी चुका हूँ। एक बार ग्राफ होता है, ठीक है, एक होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक, आवृत्ति होती है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे वो है पट्टीदार ग्राफ। पट्टीदार ग्राफ क्या होता है देखिए। पट्टीदार ग्राफ में अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसे हम जो है बैंड ग्राफ भी कहते हैं। इसमें खासियत थोड़ी सी इतनी रहती है कि इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है दो आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े 1 आंकड़े 2। तो आपको दोनों आंकड़े लेके चलना पड़ेगा और इन दोनों के जो है परसेंटेज यहाँ पर निकाल के दिया गया है। तो इसी को ही हम जो है पट्टीदार ग्राफ के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बैंड ग्राफ भी कहते हैं। तो बैंड ग्राफ में जो होता है, इतना याद रखना कि दो डाटाओं को दिया जाता है। पट्टीदार ग्राफ वो होते हैं जो एक ही पूरी पट्टी के शक्ल में होते हैं, जिसमें क्रमवार सालों का डाटा दिया होता है, यानी सालों का डाटा होता है। और पट्टीदार ग्राफ के उदाहरण जो है इसे हम बैंड ग्राफ यानी 1949 से 50 के दौरान हिंदी फिल्मों में पिक्चर प्रोड्यूसिंग को इतना में बताया गया है, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके दो ग्राफिंग्स होते हैं और दो के हम जो है एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कि इसकी क्या होता है। तो याद रखना कि एक साल दी होती है और इसमें दो एनालाइजिंग करने के लिए डाटा मौजूद होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बैंड ग्राफ या पट्टीदार ग्राफ। जो पट्टीदार ग्राफ जो आप बनाओगे कुछ इसी तरह से दिखेगा जैसे मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार के जो है आपके बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बैंड है, तो बैंड में देखिए दो डाटा को एनालाइज किया गया है, यहाँ सालों को एनालाइज किया गया है और यहाँ डाटा को एनालाइज किया गया है। तो इसी तरह से बैंड बनेगा। देखिए इसमें दो तरह के बैंड बनाई गई है, जैसे आप देख भी सकते हो, एक काफ़ी गुरा गुरा तिरछा तिरछा है, एक लंबी लंबी बनाई गई है। तो ये एनालिसिस जो होती है इसको करना आसान होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जोड़ ग्राफ। अब जोड़ ग्राफ क्या है, चलिए देखते हैं इसमें जोड़ ग्राफ में क्या है। जोड़ ग्राफ जो होती है कई प्रकार की होती है। इसमें कहते हैं कि ग्राफ की वह वक्र है जिसमें तीन वक्र खींचे जाते हैं। जब इनको ऊपर खींचा जाता है तो यह जोड़ जेड जैसे लगता है और तीन वक्र नीचे खींचने के लिए होती है। इसमें कहते हैं कि मूल डाटा के वक्र यानी कर्व ओरिजिन डाटा, संचित डाटा वक्र यानी कर्व, कमेंटेटिव्स डाटा, मूविंग जो है टोटल डाटा यानी मूविंग्स टोटल कर्व्स। इस प्रकार के वक्र को शक्ल बना डाटा दिया जा रही है ताकि वे विद्यार्थियों जिनकी समझ पड़ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है असल जोड़ ग्राफ यानी ओरिजिनल जेड ग्राफ। इसमें आप देख सकते हो कि जेड का रूप धारण कर रहा है और कैसे एनालाइसिस हो रही है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ग्राफिंग होना बहुत से सक्षम नहीं रहता है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है। तो आपको इसी तरह अगर वहाँ पर लिखा होता है कि जोड़ ग्राफ से आप क्या समझते हो, तो आपको कुछ इसी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा और आप बताओगे कि जोड़ ग्राफ में कि यह ग्राफ वह वक्र है जिसमें तीन वक्र खींचे जाते हैं। कितने वक्र? 1 2 3। इसमें तीन वक्र जो होते हैं खींचे जाते हैं और तीन वक्र का नाम क्या है? मूल डाटा के वक्र, संचित डाटा वक्र और मूविंग डाटा। ठीक है, मूविंग टोटल डाटा। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है और आपको जानना है। अगर ये तीन चीज़ें याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में शायद रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों ये बात जरूर रखना, इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कलिक और प्रवृत्ति चित्र। इसमें जो है कलिक और जो है आवृत्ति चित्र यानी हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम। आपने देखा ही होगा कि हिस्टोग्राम्स एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, कलिक का मतलब होता है हिस्टोरियन ग्राम और जो होता है आवृत्ति चित्र का मतलब होता है हिस्टोग्राम। ये आपने छोटे क्लास में भी किए होंगे, तो इसमें आपको इतना कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जो गुप्त अनुसार कलिक शरीर के चारों ओर जैसे 3 महीने, साल आदि को क्षैतिज पर और समय संबंधित पर कोटे दूरी पर अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के चित्र माप और अनुपात स्केल में मापे जाते हैं। आवृत्ति चित्र का अर्थ ऐसे ग्राफ से है जो किसी आवृत्ति के उद्गर आयतों का
प्रकट करता है। तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, बार ग्राफ भी पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्टोग्राम, ग्राफ भी, फ्रीक्वेंसी, ये 3 तरह का ग्राफ हमेशा रहता है, ठीक है। जब मैं ग्राफिकल कराऊंगा, ग्राफ जब बनाऊंगा तो मैं तीनों ही डाटा को आपको समझाऊंगा कि बार ग्राफ क्या होती है, ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डाटा क्या होती है। तो ठीक है, इसलिए कहता हूँ बने रहिए। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हिस्टोग्राम का डाटा। हिस्टोग्राम का डाटा जो होती है साधारण होती है और इसको बनाना और करना बहुत ही आसान होता है। हिस्टोग्राम का जो डाटा होता है दोस्तों कुछ इसी प्रकार से दिख रहा होगा आपको। कहते हैं हिस्टोग्राम का डाटा क्या होती है, कहते हैं अलग अलग 100 दुकानों के मुनाफे की मासिक रकम के वितरण इस प्रकार आपको दिया हुआ है। देखिए प्रति दुकान मुनाफा, तो ऐसे हमें दिया गया है और दुकानों की संख्या दी गई है कि इतने दुकान को जो है इतना मुनाफा हुआ है और इतने दुकानों को इतना मुनाफा हुआ है। इसको हमें बार ग्राफ में देखना है। तो आपको देख सकते हो कि 200 से 300 की जो है वो सबसे अधिक मुनाफा कमाया और उसमें सबसे अधिक संख्या भी है 27 का, ठीक है। 27 सबसे अधिक दुकान इसी में सम्मिलित थी। लेकिन सबसे अधिक मुनाफा जिसको हुआ है सिर्फ 6 दुकान को हुआ है सबसे अधिक मुनाफा, और सबसे कम मुनाफा हुआ है 12 दुकान को, जो 0 से लेकर 100 के बीच में हुआ है। लेकिन सबसे मैक्सिमम पर पहुंच गया है कौन, पहुंचा है 200 से 300 के जो है सबसे अधिक दुकान पहुंचा है जिसने इतना अर्जित किया है। तो ये ग्राफ जो है साफ शब्दों में सभी चीज़ों को जो है एनालाइज कर देता है। तो इसलिए कहते हैं ग्राफिंग जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं औजवाई वक्र, यानी औजवाई वक्र भी एक होता है जो गुप्ता ने कहा था इसके बारे में कि प्रत्येक प्रवृत्ति अपने मूल्य का वर्ग अंतर पर अंकित की जाती है, परंतु देखा चित्र की मदद से जो है माध्यिका चतुर्थत्व और आयाम माप जानने की आवश्यकता हो तो आवृत्तियों को संचलित आवृत्ति में बदला जा सकता है। ऐसी संचलित प्रवृत्ति को कोटि पर और संचलित आवृत्ति वितरण के वर्ग अंतराल के अपार सीमाओं को भुजा अक्ष पर अंकित करने से जो वक्र बनता है उसकी जो अजवाइज वक्र कहा जाता है। तो ये तो अजवाइज वक्र था। अब चलिए देखते हैं हम ग्राफ पेज पे कि आखिर हम इस ग्राफों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। चलिए ग्राफ पेज पे चलते हैं। चलिए हम आ गए हैं अब ग्राफ करने के लिए। यहाँ पर ग्राफ पेज आप दिख रहा होगा आपके समक्ष। इसमें जो है हम डिफरेंट ग्राफ आयतन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है आयत चित्र। इसको हम इंग्लिश में हिस्टोग्राम भी कहते हैं, यानी हिस्टोग्राफिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें देखने वाली बात होती है कि ये हर जगह यूज़ होती है। अगर ये बनाने आ जाएगा आपको तो आप फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बनाना आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको जैसे पता ही है कि इसके लिए हमें ना एक्स और वाई एक्सिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। चाहे कोई भी वैल्यू आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें एक्स और वाई की हमें आवश्यकता रहती है, जैसे कि मैंने समझाया भी है आपको, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें बनाना है। आपको पता ही है कि ये जो होती है सदैव एक्स रहती है और ये हमेशा वाई रहता है। ये सारे पॉजिटिव में होते हैं, ये भी पॉजिटिव में होता है। ग्राफिंग पॉजिटिव में ही रहे तो ही अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्योंकि आयत चित्र बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो इसमें हमने देखना ये है कि ये बनता कैसे है। कोई भी आंकड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आंकड़ा कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप देख सकते हो। शायद मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, एक हम ले लेते हैं, कोई भी एनालाइज करके एक ले लेते हैं। देखिए आपके पास समक्ष दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लेना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ गया है कोई पॉलिटिकल पार्टी की हमने सीट बॉर्न किया, उसके बारे में हमने ले लिया है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा ABCDEF लिखा हुआ है और इसमें जो लिखा हुआ है सीट बॉर्न किया है 75, 55, 37 एंड 29, 10, 37। देखिए दोस्तों ऊपर ABC जो लिखा हुआ है वहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता है, 1, 2, 3 भी हो सकता है, नीचे जो नंबर है वो काफ़ी बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो यही बात को आपको समझना है। देखिए नीचे जो क्योंकि 75 है और इसमें सबसे छोटी नंबर यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 10 है, तो इसका मतलब है हमें कितने का गैप लेना पड़ सकता है, क्योंकि 10 है और 10 से स्टार्ट है, तो आप कह सकते हो कि इसमें 10 की गैप हम दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक होगा हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आपको पता है कि 0 नंबर पे आता है, हमेशा यहाँ पर क्या होता है 0 एक्सिस होती है। और ये कितना होगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 आपका, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा ये, और ये आपका 50 हो जाएगा। इसी तरह से आगे 60 तक भी चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आंकड़ा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा ग्राफ नहीं लिया है, जितना हमारा स्क्रीन है उतना लेने की कोशिश किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो मैं इसमें आंकड़ा में कुछ फेरबदल कर दूँ, क्योंकि इतना लंबा तो जाना संभव नहीं है। ये तो आपको भी दिख रहा होगा। तो जहाँ पर आपका 75 रहेगा वहाँ पर हम 15 ले लेते हैं, यानी इसका आंकड़ा हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है।
15 हो गया, 35 हो गया, तो यही आंकड़ा होगा। तो चलिए कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। तो नीचे जो होगा आपको दोस्तों, आपको पता है कि 0 होगा तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा आपका F कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर तक F तक चला जाएगा, क्योंकि हम F तक लिए हैं तो ये F कहलाएगा लास्ट में, ठीक है, जो पॉजिटिव थी। ये F तक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये देखना है कि इसको हमने करना कैसे है, क्योंकि आयत चित्र है, तो आयत चित्र में जो है हमें कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे चिपक के बनते हैं। ये इसकी विशेषता होती है, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो टेबल के रिगार्डिंग जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो जो आंकड़ा है उसी बेस पे हम चलेंगे। हमारा कितना है, पहला जो है 25 है, ए के लिए कितना है 25। अब देखिए 25 है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, ए से इतना तक, ठीक है। लेकिन जो है जैसे मर्जी कीजिए, ये आपका अपना डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर एक छोड़ देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, इसमें कोई दो राय नहीं रहती। लेकिन हमें तो सिर्फ करने से मतलब है, जानना है कि आखिर होना क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। पहले में क्या है, हमारा आंकड़ा है 25। तो 25 देखिए, ये 20 है तो 25 आपका यहाँ आएगा, ठीक है। ये आंकड़ा आएगा यहाँ, क्योंकि 0 से लेके हमें ए तक जाना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है। क्योंकि ये हिस्टोग्राम है तो ये क्या बनेगा दोस्तों, इसके जो होंगे सारे चिपक जाएंगे और बनेंगे। अगला जो है हमारा 35 आंकड़ा है, तो 35 आपको पता है 30 है, ठीक है। ये कितना है 30 है, तो 35, क्योंकि ये 5 का गैप होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ऐसा निशान खींचना है और इसको यहाँ पर अप्लाई करने हैं और इसको ऐसे ड्रॉ करने हैं। देखिए ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये जो हो गया बी के लिए बन गया। आगे है सी 37। तो 37 आप सोच रहे हो कि तो 25 तो लेना इजी है, 37 कैसे लिया जा सकता है। आप 35 देखिए यहाँ पर आ गया ना, 35 के बाद कितना होगा 35 6 7, 2 आंकड़े बढ़ने हैं, यानी 1 और ये ग्राफिंग 2। इसका मतलब है इस लाइन में आएगा, ठीक है, इस लाइन में आएगा। तो दोस्तों इसको करना कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, इसको समझ लीजिएगा तो हर क्लास में जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस तरह से जो है हम आगे भी बना सकते हैं। जैसे आगे 29 है, 29 आपको पता है कि इसके बीच में, यानी यहाँ जाएगा, ये 29 पे आएगा, ठीक है। तो ये 29 पे जाएगा आगे। उसके पश्चात है आपके पास कितना है आंकड़ा, आगे आंकड़ा जो है 10 है, यानी ई पे जो है आंकड़ा कितना है 10 है। तो 10 तो आपको पता ही यहीं है। तो देखिए ये आंकड़ा यहाँ पर 10 पे चला गया। उसके पश्चात आप देख सकते हो कि एफ का आंकड़ा कितना है 37 है, यानी उसी के बेस पे है 37, तो यानी यहाँ पे है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर तो 5 है 6 7, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पर लाइन खींच देना है। तो इस तरह से जो है आपका जो है आयत चित्र यानी हिस्टोग्राफ तैयार हो जाता है। कोई इसमें डाउट रहा, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से ये ग्राफिंग सिस्टम किया है हमने। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है दंड आलेख। देखिए इसी आंकड़े को हमने क्या करना है, दंड आलेख में भी भर के देखना, क्योंकि आंकड़ा बदलना आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये हमारे लिए सिंपल है। अब हमने क्या लिया है, पॉलिटिकल पार्टी लिया है और सीट बॉन्ड लिया है। दोस्तों जो हमने हिस्टोग्राम में एक बात किया था, आयत चित्र में एक मिस हमने कर दिया था, हमने उसका नाम नहीं दिया था। ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, तो नाम नहीं दीजिएगा तो सवाल सही नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है हमारा पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, तो पॉलिटिकल यहाँ पर पार्टी हमने लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती है। ये आप मिसिंग कीजिएगा तो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहिएगा, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी होता है कि हमने इसको इधर क्या शो किया है, जो भी होगा आपको यहाँ लिखना होगा। और ऊपर देखना है क्या लिखना है हमने है, सीट बॉन्ड, ठीक है। जितना सीट बॉन्ड हुआ है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये छोटी छोटी बातें गलतियाँ नहीं करिएगा, क्योंकि हमें पता है। देखिए यहाँ पर भी वही बात आता है, ठीक है। ये ए के लिए है, ये ए का है, ठीक है, तो ए ही रहेगा, ठीक है। ये बी के लिए है तो बी रहेगा, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि अगर एक लाइन छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक लाइन इसमें हट हट के बनता है, ये इसकी खासियत है। दंड आलेख का यही होता है, क्योंकि हमने बार ग्राफ में यहीं से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसमें एक लाइन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें ए में चला जाएगा। पहला हमारा जो आंकड़ा था क्या था, हमने लिखा ही नहीं। देखिए ये यहाँ पर क्या आंकड़ा हमने लिया था, उसमें 10, ठीक है, क्या लिया था 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है, यही लिया था ना हमने आंकड़ा। जो आंकड़े हमने लिए थे उसमें इसमें भी वही लिया है, ठीक है। तो पहला आंकड़ा कितना था हमारा 25, तो 25 कहाँ होगा ये तो पता ही है आपको। देखिए 25 कहाँ आ रहा है, ये कितना है हमारा 20 है, ठीक है। तो 20 के बाद कितना आता है 25, तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ अलग अलग हटा हटा के बनाने हैं। तो आप अगर अलग अलग हटा के बनाते हो तो एक बात तो आपको समझ में यहाँ आ गया होगा कि ए बी सी डी इस फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक गलती थोड़ा सा किया था आपको समझाने के लिए कि बच्चे क्या करेंगे ए बी सी डी लिख देंगे जैसे हमने किया, लेकिन इसमें क्योंकि ये अलग अलग बनता है तो ये बी नहीं होगा, बी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। बी जो होगा इस बेस पे आएगा, क्योंकि एक एक का गैप हमारे है, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आप ऐसे ही कर सकती हो। तो ये समझाने के लिए था, क्योंकि ये अलग अलग बन रहा है, चाहे तो आप इसको सेंटर में भी ए लिख सकती हो, क्योंकि ए का ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें देखिए, जब तक कहते हैं ना गलती नहीं कीजिएगा सीखिएगा नहीं। अब बी में कितना हमारे आंकड़े दिए हुए हैं 35, तो 35 कहाँ पर है, ये 30 है, उसके आगे क्या होगा 35, क्योंकि एक हमने ग्राफिंग छोड़ना है, तो इसीलिए जो है इसको हमें एक ग्राफिंग छोड़ के बनाएंगे। देखिए हमने कर लिया। अब कितनी आसानी से जो है हमारा बार ग्राफ तैयार हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबा है आंकड़ा, आप तो पता ही है, तो इतना तक हम जा नहीं सकते, क्योंकि एक एक हमने छोड़ना है तो ये बहुत लंबी चली जाएगी। तो कहते हैं जितना समय सीमा होती है उतना ही लेके हमें चलने की आवश्यकता होती है। आगे है 37, 37 तो आपको पता ही है कि 30 है, 35 है, और इसके 2 के बाद 37 आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये लेके हमने क्या किया, यहाँ पर सी के लिए हमने कर दिया। तो यहाँ पर तो फिलहाल सी तक ही मैंने किया है, आगे आप स्वयं कर सकते हो, जान सकते हो। तो ये ए के लिए होगा, ये बी के लिए होगा, और ये सी के लिए होगा। ये नीचे भी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो इसमें आप भी बता सकते हो कि कितने कितने इसने सीट जीता है। ये कितना जीता था 25 था, ये कितना था 35 था, और ये कितना था 37 था। तो ये आंकड़ा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको सबसे पहले यही समझ में नहीं आता कि कौन बार ग्राफ है, कौन दंड आलेख है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम बच्चों के साथ रहता है। अब हम देख लेते हैं एक अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारा यहाँ पर हम आ गए वार्ता चित्र यानी फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। तो इसमें आंकड़ा तो वही होगा, आपको पता ही है कि इसमें जो है 0 रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी, ई और एफ, ठीक है। और यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है, 20, 30, 40 एंड 50। देखिए दोस्तों मैंने वही आंकड़ा लेके चला है क्योंकि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखिए इसमें बात सिर्फ इतनी सी होती है कि इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आयत चित्र बनाना पड़ेगा, यानी हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आप जो होगे इसके जो है फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे तो समझदार होते हैं, डायरेक्ट लेके चले जाते हैं। देखिए अगर क्योंकि आप देखोगे तो आपको पता है कि पहला कितना है हमारे पास 25 है, तो 25 का आंकड़ा आपको पता है यहाँ पर आएगा। उसके पश्चात जो है यहाँ पर बनेगा, मैं बताता हूँ, मैं डायरेक्ट भी करके एक बार आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया, ठीक है। उसके पश्चात कितना था हमारे पास 35, तो 35 आपको पता है यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिया, यानी ये एक तरह से आयत चित्र ही बन रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आयत चित्र में बना के क्या कर रहा हूँ, ये टाइम पास नहीं दोस्तों, टाइम पास नहीं है, यही तो आपको समझाने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना कोई चीज़ ब्रीकी से समझोगे तो समझ में आगे। हमारा कितना है 37 है, कितना है 37 है, वही है, कोई ख़ास नहीं, उतने ही हम वही लेकर चल रहे हैं। और क्योंकि ये हमारा फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, सेम ऐसा ही है, एज इट इज़ ही है, ठीक है। तो अगला कितना है, अगला हमारा जो है 29 है। तो 29 कहाँ आता है, ये देखिए 20 है ना, 29 यहाँ पर जाएगा, तो ये 29 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके पश्चात हमारे पास है 10, तो 10 कहाँ पे है, यहाँ है, तो 10 पे हमने ले लिया। उसके पश्चात क्या है 37, तो 37 आपको पता ही है कि 37 यहाँ है, तो इसी के साथ जो है यहाँ पर बनेगा। देखिए
तो ये 37 यहाँ पर बन गया। तो ये बन गया। आप सोचिएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे बनेगा। आपका यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है। ये तो चलिए जिन बच्चों को नहीं आता था इसलिए सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ओके, ये होता है, ओ सॉरी यहाँ पर नहीं, गलती हो गया, यहाँ लेना है, ठीक है। ये नहीं है, ये याद रखना, ये नहीं है, ये गलती से मुझसे निशान लग गया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना, देखिए इसको बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमने 0 से स्टार्ट करने हैं। कोई भी आंकड़ा जो होता है सदैव 0 से होता है। ऐसे लिया, फिर हमने देखिए ऐसे लिया और फिर हमने क्या किया, इसको ये आंकड़ा ऐसे गया, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे गया और इस पर फिर ऐसे गया। देखिए यहाँ पर जो मैंने स्केल से किया था ना वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि कभी भी हमें अगर आंकड़े को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम फ्री हैंड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, ना कि स्केल यूज़ करते हैं। तो कभी भी स्केल यूज़ नहीं कीजिएगा। जब भी आपको ये बनाना होता है फ्रीक्वेंसी तो स्केल यूज़ नहीं किया जाता है, फ्री हैंड यूज़ किया जाता है। चलिए ये तो था एक आंकड़े के लिए। अगर आपके पास 2-2 आंकड़े हो तो क्या कीजिएगा, 2-2 आंकड़े होंगे तो क्या होगा। चलिए मैं इसका कोई आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ बनाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अगला जो मैं बताने जा रहा था 2 आपको, वो पॉलीगन्स होगा, ठीक है। पॉलीगन में क्या होगा दोस्तों, 2 आंकड़े आपको दिए होंगे, एक दिया होगा सिंपल मार्क या उसके बाद होगा आपको 2 डिफरेंट ए और बी दे सकता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसमें बोला क्या है और क्या कहने की कोशिश किया है। क्वेश्चन कुछ भी होगा, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी से एक आंकड़ा इकट्ठा कर लोगे। एक हो सकता है कि आपको ईयर दिया हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट उसके 2 जो है, एक 2 एनालिसिस 2 रिसर्च दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। या सिंपल ही कह लो कि मार्क दे रखा हो और ए और बी सेक्शन की तुलना करने के लिए दिया हो। तो इसमें सिंपल बस जो ग्राफिंग होता है, कहीं भी आपको पता है कहीं से आंकड़ा छुएगा तो यहाँ छुएगा, ठीक है। कोई भी, अगर कोई भी, मैंने ऐसे अंदाज़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले के लिए होगा, पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसी ने यहाँ पर अंक प्राप्त किया था, किसी ने यहाँ प्राप्त किया था, ठीक है, और किसी ने क्या किया था, यहाँ प्राप्त किया था, तो इसमें भी प्राप्त किया होगा ना। तो हर में एक आपको उसकी सेंटर पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट लेने के पश्चात क्या करना पड़ता है, फ्री हैंड आपको इसको ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है, आंकड़े को लेके, ठीक है। तो ऐसे ये टेढ़ा हो गया था लेकिन इसको आंकड़ा ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका। अगर मान लीजिए दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो था क था, क के लिए ये मार्क थी, यानी सेक्शन ए ले लो, सेक्शन बी ले लो, कुछ भी ले लो। अब बात देख था दूसरे के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी ने ए ग्रुप ने अच्छे मार्क्स लेके उसने सबसे हाईएस्ट कर लिया, यानी यहाँ पर ले लिया। एक ने क्या किया, इसको डुबो दिया, यहाँ पर ले लिया। दूसरे ने क्या किया, थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश किया, सेम किया, दोनों ने यहाँ पर आके कर लिया। और तीसरे ने क्या किया है, यहाँ पर आ गया। चौथे ने फिर अच्छा काम करके यहाँ ले आया है। तो इसका आंकड़ा जो होगा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले ऊपर से ऐसे आएगा, ठीक है। और लेकिन इसको आपने ये लाइन से नहीं ड्रॉ करना है, उसको डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर दोनों को सेम सेम कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी विद्यार्थी के लिए कि इन सब चीज़ों को वो पॉइंट आउट करे, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। इससे क्या होता है, आंकड़ा जो होती है नहीं मिलती है। जिन बच्चों के पास अगर कलर है तो कलर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ख के लिए हो जाएगा, यानी सेक्शन सेकंड के लिए ऐसा बनेगा। तो ये पॉलीगन बनाने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने कोई भी आंकड़ा होगा, पहले आंकड़ा मान लो 10 था तो मैंने यहाँ से ले लिया, दूसरा आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पॉइंटों में आंकड़ा दिया हुआ है तो आपको पता है ना कि यहाँ से यहाँ की जो होता है 5 का डिफरेंस होती है, तो ये 5 का सेंटर पॉइंट होता है। तो कहीं भी आपने सेंटर में ही लगाना है, ये बात आपने हमेशा ही ध्यान देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान
त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।